हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम एमपी के सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोगों को एमपी की सारी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं कि एमपी पीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है, एमपी पीएससी मेंस में क्या होता है। क्योंकि प्रीलिम्स हमारा ज़्यादा निकट है तो हमें प्रीलिम्स के बारे में ज़्यादा फोकस करना है और मेंस के बारे में अभी हम सिलेबस बता देंगे, कितने प्रश्न पत्र होते हैं ये भी बता देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एमपी पीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे। तो बात आती है यहाँ पर कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, आप एमपीपीएससी के सिलेबस को पढ़ने के लिए इतना मजबूर क्यों हो जाते हैं, मतलब आपको इतना मजबूर क्यों बनाया जाता है। तो ये मजबूर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने में व्यस्त ना हो जाएं कि आप सिलेक्शन से बाहर चले जाएं। आपको फाइनली चाहिए क्या है, आपको फाइनली सिलेक्शन चाहिए। आपका लक्ष्य होता है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, मेंस क्वालिफाई, इंटरव्यू क्वालिफाई करें और हम अपनी एक पोस्ट जो हमें चाहिए है वो हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्राइमरी बेस पे आपको प्रीलिम्स सबसे पहले क्वालिफाई करना होता है। तो आप प्रीलिम्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ही पड़ता है। आपको नहीं देंगे आप तो उस रेस से बाहर हो जाएंगे। रेस ही है, मान लीजिए आप ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे मेहनत आपको करनी है, तो मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं। अब उस मेहनत को आपको साकार करने के लिए किस चीज़ में कितना परिश्रम करना है, इस बात की भी जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप सालों पढ़ते रहेंगे और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस पे इतना ज़्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रीलिम्स का सिलेबस बनाया किसके द्वारा जाता है ये बात की जाए तो प्रीलिम्स का सिलेबस किसके द्वारा बनाया जाता होगा, आयोग जिसको निर्धारित करे। ठीक है, तो उन्हें क्या दिया जाता होगा, आयोग की तरफ से आप खुद सोच सकते हैं कि उन्हें ऐसा क्या दिया जाता होगा जिस पर वो गहन अध्ययन करके आपके लिए सवाल तैयार करते हैं। तो आयोग के द्वारा जो दिया जाने वाला डॉक्यूमेंट होता है वो यही है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, राज्य सेवा परीक्षा 2021 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। यही सिलेबस उनको दिया जाता है जो हमें दिया गया है, एक शब्द न ज़्यादा न एक शब्द कम। ठीक है, वो यही सिलेबस लेते हैं। अब उन्हें इसी सिलेबस को देखकर क्या करना होता है, उन्हें इसी सिलेबस को देखकर क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आपके लिए वो प्रश्न पत्र सेट करते हैं और प्रश्न पत्र सेट करने के पहले उन्हें सिलेबस तो यही मिला है। तो अब वो देखेंगे कि इसमें क्या टॉपिक है, इस टॉपिक को देखकर वो क्या करेंगे, वो उस टॉपिक पे फिर सवाल बनाएंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो सवाल कहाँ से बनाएंगे, उसी टॉपिक पर बनाएंगे जो सिलेबस में मेंशन हो। अब लीजिए आपको अगर सिलेबस में दिया है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, तो इतना मान के चलिए कि वो आपसे सब कुछ नहीं पूछने वाले हैं, दुनियादारी से उन्हें मतलब है ही नहीं। उनके लिए दुनिया इतनी ही सीमित हो गई कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य क्या है और उसमें जो सब टॉपिक दिए गए हैं उन सब टॉपिक पे ही वो रिसर्च करते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो अलग से अपने लिए बुक्स पढ़ के आएंगे आपके लिए सवाल बनाने के लिए। उन्हें जितना दिया गया है उससे ही सवाल बनेंगे। तो इस बात की गांठ बांध लीजिए आप कि आपको केवल वही पढ़ के जाना है जो पेपर में पूछा जाना है। और पेपर में क्या पूछा जाना है, जो सिलेबस में मेंशन किया है। उसके अलावा ना एक शब्द बाहर पूछा जाएगा ना एक शब्द कम। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा वो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। इसलिए हम सिलेबस पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई भी टॉपर की आप देखते होंगे वीडियो, वो बोलता है कि आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि वो ऐसे ही बोल देता, वो आज के दिन एसडीएम बन गया या फिर डिप्टी कलेक्टर बन गया है इसलिए वो बोल रहा है आपसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को वो भी समझ चुका होता है कि जो सार है, जहाँ से पढ़ने का उठाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई पहले अटैम्प्ट पे निकाल लेता है, कोई चौथे अटैम्प्ट पे निकालता है, तो इसका बेसिक अंतर क्या दिखाई देता है? इसका अंतर यही दिखाई देता है कि आपने स्ट्रैटेजी कहाँ से बनाई थी अपनी। अगर आप स्ट्रैटेजी इस बात को लेकर बनाते हैं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है और सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन किए गए हैं आप उन्हीं सब पे फोकस करने वाले हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए आधे से भी ज़्यादा काम इतना आसान हो गया है कि आप आधे लोगों से ज़्यादा रेस में पहले ही। और आपको भी पता है कि कंपटीशन आधे लोगों में नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो उन 5 लाख लोगों में भी मुश्किल से 1-2 लाख लोग होंगे जो कंपटीशन में होंगे, बाकी सारे लोग तो फॉर्म भर देते हैं। अब उन 1-2 लाख लोगों में भी जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे, मुश्किल से 20-30 हज़ार होते होंगे। अब उस 20-30 हज़ार लोगों में से आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए क्या है, कितने लोग चुने जाएंगे, तो जितने भी पोस्ट होती हैं सामान्यतः उनके 15 गुना लोग चुने जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोग उसमें से चुने जाएंगे। तो वो सीरियस कैंडिडेट को चुनते हैं। ठीक है, सीरियस कैंडिडेट का मतलब है जिसने इस चीज़ पर वर्क किया हो, जिसने आयोग के द्वारा दिए गए सिलेबस का गहन अध्ययन किया हो, जो समझा हो कि आयोग हमसे क्या अपेक्षा रखता है और उसी बात को पूरा करने में जो लगा रहा हो।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रीलिम्स में हमारे पास 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पहला पेपर जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। सेकंड पेपर इज सी सेट, ठीक है। तो जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी सी सेट होता है, जिसमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, मैथमेटिक्स के अलावा जो आपसे बहुत सारी पैसेजेस वगैरह पूछे जाते हैं वो सब आपको ध्यान में रखना है। अब पहला पेपर भी 100 क्वेश्चन, सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चन। तो अंतर क्या है? तो अगर आपने राष्ट्र सेवा परीक्षा के लिए और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपका प्राइमरी पेपर और सेकेंडरी पेपर दोनों का मार्क्स इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आपने केवल राष्ट्र सेवा का फॉर्म भरा है, मतलब केवल सिविल सर्विस के लिए अप्लाई किया है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपके केवल जीएस के मार्क्स आपको कैलकुलेट किए जाएंगे और सी सेट आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। तो ये दोनों में बेसिक अंतर दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद मेंस का सिलेबस में भी आपको आगे सी वीडियो में बताऊंगा। तो हम पहले बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो 10 यूनिट मेंशन की गई हैं, जो कि सिलेबस 2020 में रिवाइज्ड हुआ है, तो उसके अनुसार से उनने क्या चेंजेस किए हैं। सारे चेंजेस तो नहीं किए जाएंगे। आप सोचो कि 2019 तक सिलेबस अलग था, 2020 में पूरा अलग हो गया, इसलिए शायद आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपने सिलेबस देखा ही नहीं है, ठीक है। इसकी रियल सच्चाई यही है, आप माने या ना माने लेकिन यही है। तो इसलिए आपको करना क्या है, 2019 में जो सिलेबस दिया गया था वैसा ही मिलता जुलता सिलेबस 2020 में। अंतर क्या आया कि पहले अधिनियम जो चलते थे उसकी जगह आयोग आ गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी के कुछ टॉपिक कम होंगे, वो बढ़ गए होंगे, ठीक है। पहले लिखा होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो अभी भी लिखा है। अब उसको विज्ञान के मौलिक सिद्धांत लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, मतलब तो वही होगा ना। तो इसीलिए आपको बस क्या करना है कि सिलेबस में जो जो शब्द दिए गए हैं उतना ही पढ़ना है। मान लीजिए आप अगर विज्ञान के मौलिक सिद्धांत दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पूरा की पूरा साइंस उठा के पढ़ने लगें, आप कहें कि कहीं से भी नहीं छूटने दूंगा। तो भाई आप इंसान हैं, अपनी सीमाओं को समझिए और सीमाओं को यूटिलाइज करना सीखिए, ठीक है। आपको केवल उन्हीं चीज़ पर फोकस करके जाना है जो आयोग आपसे अपेक्षा रखता है। आप फालतू का व्यर्थ में उलझ जाएंगे, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्र सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की, जिसमें 10 यूनिट मेंशन की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी हो तो मैं बता दूंगा जानकारी आपको दिलाने के लिए कि जो लास्ट ईयर्स के 10 ईयर्स के पेपर है वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, कल से ही सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको जितने पिछले 10 सालों के पेपर हैं वो सारे सॉल्व करवाऊंगा, और उसमें भी 2019 से लेकर 2010 के पेपर पहले सॉल्व करवाऊंगा, 2020 का सबसे बाद में करवाऊंगा। क्योंकि आपका फोकस ये रहेगा कि 2020 में रिवाइज्ड हुआ है इसलिए पुराने क्वेश्चन तो एक भी बनेंगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमपी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, एमपी पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उसी की है। तो इस बात को ध्यान में रखना। 2019 से 2010 के पेपर में पहले करवाऊंगा आपको PYQ सॉल्व, और उसके बाद 2020 का पेपर करवाऊंगा सॉल्व, ठीक है। इसके बाद हमें ये समझना है कि ट्रेंड चेंज कैसे हुआ है। तो ट्रेंड इतना चेंज नहीं हुआ है, आपका पहले जो सिलेबस था उसमें से आप मान लीजिए कि 10% ही शायद चेंज हुआ होगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद कहाँ से कितना पूछा जा रहा है, किस विषय से कितना पूछा जा रहा है, तो जब भी मैं आपको टेस्ट पेपर करवाऊंगा तो हर साल किस विषय से कितने सवाल आए हैं ये सब भी मेंशन करता जाऊंगा। तो और ये मान के चलिए कि एमपी का सेगमेंट सबसे बड़ा है, तो एमपी पे तो फोकस इतना ज़्यादा करना है कि एमपी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। आपकी समझ हो या रटा, आप जो भी कर सकते हैं, इस दबाव में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपको रटा है आपको या फिर आपने समझा है। जो ऐसे बने आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे पेपर में वो क्वेश्चन में सही टिक लगा के आना है। इसके अलावा आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रहता है। तो कट ऑफ के बारे में इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ क्या होता है कि हर साल का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है एमपी में। जैसे कभी 81 क्वेश्चन भी गया है टोटल 95 क्वेश्चन में भी, और कभी कभी क्या है 69 भी गया है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो आप केवल सवालों को सही करने पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए पढ़ने के। तो आप मान के चलिए कि एमपी के लिए एक ही ऑथेंटिक बुक जो आपको बेहतर लगती हो या जो आपने बहुत ज़्यादा सुन रखी हो, ठीक है। मैं कोई स्पेशल बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप इतना जागरूक हैं, अवेयर हैं, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस बुक को पढ़िए। उसमें अगर आपको कोई फैक्ट गलत मिल रहा है तो आप उसको कट कीजिए, वहाँ पे सही फैक्ट लिखिए, वहाँ पे जो ऐड ऑन करना है आपको, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो एमपी के लिए हो जाएगा। जीएस के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट अभी भी एमपी के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटी हो गया, तो इसके लिए थोड़ी सी ऑथेंटिक बुक को भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आयोग वगैरह के लिए आपको कहीं से भी PDF मिल जाती है, कोई भी बुक मार्केट में मिल जाती है, IT के लिए भी मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप सोर्सेज उठा सकते हैं। अब बात आती है कि हमसे पूछा क्या क्या जाना है, हमसे टॉपिक कौन कौन से दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक PDF दिखा रहा हूँ, आप उस PDF को देखिए और समझिए कि ये टॉपिक
किस मात्रा में और कितना डिटेल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारी पहली यूनिट है, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति और साहित्य। ठीक है, इसमें हमारे पास 8 टॉपिक और दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। तो मान के चलिए कि एमपी में जो मुख्य राजवंश हैं वो 6 से 7 है उनकी संख्या। तो केवल 6 से 7 राजवंश ही हमें यहाँ मुख्यतः रूप से पढ़ने हैं। उसमें जो भी नाम मिलता है उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण काम। प्रमुख घटनाओं में क्या होता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं क्यों हुई हैं, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ है, मिडिवल टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं केवल वो पूछा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में कहाँ से किसने लड़ाई की, 1857 का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर कहाँ से किसने लड़ाई की, उसके बाद भी वहाँ से निकल जाओ। फिर 1900 से लेकर 1947 तक कहाँ पर किसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, कहाँ पे कौन सा विद्रोह हुआ, ये सब आपको याद रखना है। फिर आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। तो प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, तो मतलब मांडू में कौन सा महल है, ग्वालियर में कौन सा महल है, धार में कौन सा महल है, खरबूजा है कौन सा है, ये सब आपको याद रखना है। प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, तो पता है मध्य प्रदेश जनजाति बहुल इलाका है, यहाँ पे अनेक प्रकार की जनजातियां रहती हैं, भील, भारिया, गौंड, सहरिया, कोरकू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, बुंदेली, बघेली, मालवी। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इन टॉपिक को और क्या है कि मैं आपको इसके अलावा भी सबसे पहले PYQ सॉल्व करवाऊंगा पिछले 10 ईयर के पेपर, उसके बाद मैं आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं इसी चैनल पर। एक ही जगह पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप कृपया इस पर बने रहिएगा और आप यहाँ से सारे सोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने PYQ सॉल्व किए मान लीजिए ओल्ड ईयर पेपर, तो उसमें क्या होता है कि आप 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने चारों में से जो सही लगा उसको टिक लगा लिया, उसी को याद कर लिया। लेकिन मैं जब PYQs करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन की आपको डिटेल दूंगा, जितना डिटेल पॉसिबल है या जितना आपसे पूछा जा सकता है उन सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें केवल आपको एक ही चीज़ की डिटेल मिलेगी। आपको 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्ट हैं तो उन 4 ऑब्जेक्ट में भी 4 डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, संस्कृति, कलाएं एवं लोक साहित्य। तो मध्य प्रदेश में कौन सा गायन गाया जाता है या कौन सा घराना था, त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। ठीक है, मेला कहाँ पे कौन सा लगता है, मेला की भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मेरे कि आप लोगों को पता होगा। लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, कौन कालिदास कहाँ पे हुए थे, उज्जैन में कौन हुआ था, ये सब याद रखना है आपको। भरथरी कहाँ हुए थे। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, तो आपको पता है कि एमपी में भी बहुत फेमस साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अनेक रचनाएं रची हैं। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि साहित्यकार की जगह आपसे राजा भोज का पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि ये तो और पुराने टाइम के हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपसे राजा भोज के बारे में भी सब कुछ डिटेल पूछी जा सकते हैं। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, तो मांडू में क्या है, पचमढ़ी में क्या है, उज्जैन में क्या है, ओमकारेश्वर में क्या है। ठीक है, तो इसमें पर्यटन स्थल पचमढ़ी है। जैसे धार्मिक स्थल क्या है, उज्जैन का है भाई महाकालेश्वर मंदिर है हमारे यहाँ पर, 2 जगह पर है, एक उज्जैन का महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर खंडवा में है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो जनजातीय व्यक्तित्व क्योंकि ये लोग इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया था, इसलिए इन लोगों को पढ़ना इतना आवश्यक होता है। अगला जो आता है सेकेंड टॉपिक कि भारत का इतिहास। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो इसने पूछा कि प्रमुख घटनाएं बताना है हमें एंशिएंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के। तो एंशिएंट और मिडिवल, तो एंशिएंट में क्या होता है कि आपको सारे वंश याद होने चाहिए कि सबसे पहले कौन सा था। ठीक है, नंद वंश कब था, मौर्य वंश कब था, ब्राह्मण वंश कब था, गुप्त वंश कब था, ये सब जानकारी होनी चाहिए। और उनकी विशेषताएं कि अशोक ने क्या काम किए हैं, कितने शिलालेख थे, कितने अभिलेख थे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है किसकी है, ये सब पता होना चाहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। घटनाओं में पूछा जाता है, जैसे घटनाएं हैं अगला, घटनाएं, तो घटनाएं क्या क्या हुई आप बता सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि मैगस्थनीज का जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, तो उससे आपसे पूछा जा सकता है कि युद्ध कब हुए, कब कौन सा युद्ध हुआ है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में, महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था, ये सब पूछे जा सकते हैं। इल्तुतमिश पूछा जा सकता है, रजिया पूछी जा सकती है आपसे, तुगलक डायनेस्टी पूछी जा सकती है। तो और इसके साथ ही इनकी प्रशासनिक
सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। आर्थिक व्यवस्थाएं का मतलब है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने चलाई थी, ये पूछा जा सकता है। सामाजिक में आपसे सोशल में पूछा जा सकता है कि वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार का समाज बटा हुआ था, उस समाज में किस वर्ग के व्यक्ति को क्या बोला जाता था, वहाँ का प्रशासन कितना सुदृढ़ था या कितना कमज़ोर था, वहाँ के प्रशासन में जो सैनिक थे उनको क्या बोला जाता था, या जो भी स्थान उनके द्वारा बनाए जाते थे उनको क्या बोला जाता था। ऐसा है कि 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, तो सामाजिक, सोशल और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये रिफॉर्म कहाँ कहाँ हुए हैं। जैसे भारत अपने यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि ऐरण एक जगह है सागर में, जहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिला था कि यहाँ पे सती प्रथा, मतलब सती प्रथा का मतलब क्या था कि जिस स्त्री का पति मर गया हो वहाँ पे उस स्त्री को भी उसके साथ बैठकर जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो उसको सती मान लिया जाता था, पवित्र मान लिया जाता। पवित्र बोलकर बताओ स्त्री को जला दे रहे थे, कितना अन्याय था उस समय पर। तो इन्हीं सभी आंदोलनों में कौन प्रणेता के रूप में उभरा, दयानंद सरस्वती ने क्या किया, राजा राम मोहन राय ने क्या किया, क्या क्या रिफॉर्म आए, हाँ ठीक है। सती प्रथा कब खत्म हुई, दास प्रथा कब खत्म हुई, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो स्वतंत्रता संघर्ष आपको पता ही है, 1957 का स्वतंत्रता संघर्ष। कोई स्वतंत्रता संघर्ष बोलता है उसे, कोई स्वतंत्रता संघर्ष नहीं भी बोलता है। ये भी विचार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किसने उसको स्वतंत्रता संघर्ष बोला भी है कि नहीं बोला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी जब से रहे तब के सारे आंदोलन, उसके पहले नरम दल गरम दल के मूवमेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चोरी चौरा कांड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। और विथ डेट, एमपी वाले क्या है कि डेट प्रिय लोग हैं, मतलब एमपी आयोग को ना तारीखें इतनी पसंद है कि तारीख पे तारीख उनका चलता ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि तारीखों से उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ठीक है। स्वतंत्रता आफ्टर फ्रीडम 1947 के बाद भारत नहीं था, क्योंकि 552 रियासतें थीं, उनको इकट्ठा करना, 552 या 562, उनको एक करना और उसको मिला के अखंड भारत का निर्माण करना है। इसका सपना देखा था वल्लभ भाई पटेल ने। तो उनने कैसे किया, किस रियासत को करने में कितना टाइम लगा और किस प्रकार से लास्ट अंतिम में कौन विलय हुआ, किसका विलय कैसे हुआ, ये सब देखना है। अब बात आती है थर्ड यूनिट में, मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश की ही सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जो टॉपिक केवल इसमें दिए गए। अगर वन दिया है तो केवल वन पढ़ना। फिर वनोपज, वन में क्या क्या उगाया जाता है, वन्य जीव कौन कौन से जीव मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, नदियाँ कौन कौन सी नदी कहाँ से बहती है, उद्गम क्या है, उसकी लंबाई क्या है, किस में जाकर मिलती है, और बस अगर कोई अवनलिका उत्पादन करती है, इस प्रकार का रिवाइंस बना रही है, तो उस नदी को भी याद में रखना है। घाटी, नदी घाटी से होकर कौन बहती है, इस पर कौन सी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, ठीक है। पर्वत, पठार, मैदान, ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो पर्वत पूछे गए हैं कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, बुंदेलखंड के पठार की कौन सी है। पर्वत श्रृंखलाएं भी आपसे पूछी जाएंगी कि कैमूर श्रेणी कहाँ पाई जाती है, भांडेर कहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ये पूछा जाएगा। जो भौगोलिक भाग बताए गए हैं उन भौगोलिक भागों की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ पे किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, कितना तापमान वहाँ पे चाहिए होता है, किस प्रकार की वर्षा होती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, पर्णपाती जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु होती है, ये सब आपसे जानकारी पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन जो भी नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, हीरा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तांबा कहाँ से निकाला जाता है, मैग्नीज की खदान है कि नहीं है, ये सब आपसे पूछे जाएगा। परिवहन, तो मध्य प्रदेश में परिवहन तो बहुत लिमिटेड है, 3 ही प्रकार के परिवहन है मध्य प्रदेश में। जल परिवहन हो नहीं सकता, तो एक तो आपको वैसे भी जल परिवहन हो सकता है, जो बड़ी नदियाँ हैं वहाँ पे जल परिवहन हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवहन नहीं होता है। वायु परिवहन है तो बहुत लिमिटेड है मध्य प्रदेश में, केवल 5 जगह पे हवाई अड्डे स्थापित हैं, ठीक है। हवाई पट्टी छोड़ दी जाए, हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही रेल परिवहन अनेक जगहों पे। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, विद्युत परियोजनाएं में सारणी विद्युत जो है वो बैतूल में, उसके कहाँ से वो कहाँ बिजली सप्लाई करता है, ठीक है, किस नदी पे बनाया गया है जहाँ से विद्युत उत्पादित की जा रही है, कोयला का उत्पादन से विद्युत हो रही है या जल से बनाई जा रही है, ये सब। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, तो मध्य प्रदेश में कृषि मतलब कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, कितना परसेंटेज है उनका, कृषि फसल कौन कौन सी उगाई जाती है, गेहूँ, सोयाबीन, जौ, चावल क्या उगाया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग है या नहीं है, चीनी उद्योग है या नहीं, ये सब जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे भौतिक विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी और प्राकृतिक प्रदेश पूछे जाएंगे। तो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी में उनने सब कुछ नहीं रखा, आपको ज्योग्राफी की पूरी किताब पढ़ के स्टार्ट नहीं कर देनी है।
आपको जितना पूछा गया है सिलेबस में केवल पिन पॉइंटेड ही पढ़ना है, और उसमें भी आपको केवल शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। सभी चीज़ों के 2-2 पेज में कंप्लीट हो जाएं, इस प्रकार के नोट्स बना के रखने हैं। तो भौतिक विशेषताएं पूछी गई हैं तो 2-4 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्राकृतिक प्रदेश सबके लिए, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उत्तर का विशाल मैदान कहाँ है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है, ये सब बताना है आपको। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। तो जो मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन, वैसे ही भारत के भी प्राकृतिक संसाधनों का याद रखना है। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या, ये फेवरेट टॉपिक रहता है, चाहे मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी आंकड़े हों चाहे भारत के, तो इन दोनों को आपको कंठस्थ करना है। कहाँ पे लिंगानुपात कितना है, कहाँ की जनसंख्या, कहाँ का IMR कितना ज़्यादा है, MMR कितना ज़्यादा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, ये सब हमें जानकारी यहाँ पे याद रखनी होती है। और इसको मैं आपको जो भी करंट के आंकड़े होंगे उन आंकड़ों के साथ आपको सारा कुछ बताऊँगा, तो बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा। जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे हमारे, उसके बाद हम सब कुछ यही चालू करने वाले हैं, MP का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवाएंगे। आर्थिक भूगोल की बात की जाती है तो आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। तो आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत जरूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तो हम किस प्रकार से मानवीय संसाधनों को यूटिलाइज करते हैं सेवा क्षेत्र में जाके या औद्योगिकरण में, किस प्रकार से हम अपने आर्थिक भूगोल को संपन्न बनाते हैं। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब आपसे पूछा जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे भारत का। तो ये तो आपको याद करना ही है कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है, किस देश में है, किस महाद्वीप में है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी झील है, नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, किस में मिलती है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, तो ये विश्व का पूछा है, ये विश्व का पूछा है, ये विश्व वाले टॉपिक हैं ये दोनों। तो इसमें विश्व के बारे में अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितनी चीज़ें लिखी हैं। अगर यहाँ पे लिखा है झीलें, तो झीलें नहीं लिखा तो आपको झीलें थोड़ा बहुत देखने की आवश्यकता है, आप देख के जाएं, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस ना करें। पर्वत, जैसे देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत पूछा गया तो इसी से बनाए, उनके पास यही डॉक्यूमेंट रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है उनके पास। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, तो विश्व के भी प्राकृतिक संसाधन बताना है कि विश्व में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे क्या है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब जिनको आप दोबारा यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसे ऊर्जा स्रोत हो जिनका एक बार नष्ट कर दिया जाए तो उनको दोबारा उत्पादन संभव नहीं है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों की जानकारी, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन अच्छा होता है, कौन कम प्रदूषण फैलाता है, ये सब जानकारी। अगला टॉपिक है 5वां की राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। तो बात आती है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, तो पिछला 2020 का पेपर अगर जिसने भी देखा हो उसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, इनसे सवाल डायरेक्टली पूछे गए थे। एक सवाल भी पूछा गया था कि उच्च न्यायालय का कौन सा सदस्य न्यायाधीश नहीं रहा, उसका आंसर था अंशुमान करके एक ऑप्शन था, वो था। तो ठीक है, आपको सारे जितने भी व्यक्ति हुए हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन राज्यपाल आज तक हुआ है, कब नहीं हुआ है, पहला कौन सा हुआ था, वर्तमान में कौन है, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। ऐसे मंत्रिमंडल में ही पहला जो अपने यहाँ के CM बने थे वो कौन से थे, वर्तमान में कौन है, बीच में कौन रहे, उनकी जानकारी, उनके नाम पता होने चाहिए आपको कि ये CM रहे भी हैं कि नहीं रहे। ऐसे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, पहले नंबर पे कौन थे, कौन से नंबर, किस नंबर की विधानसभा चल रही है अभी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, तो पंचायती राज का इतिहास आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज मध्य प्रदेश के अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम MP पढ़ रहे हैं तो केवल MP फोकस्ड ही आपको टॉपिक मिलेंगे, आप अदर एग्जाम में भी पढ़ के जाएंगे तो MP आपको सारा कंप्लीट मिलेगा, कहीं से छूटा हुआ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी थी 1957 में, उसने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय की। अशोक मेहता जो थे उनने 2 स्तर की बात की थी। राज्य की अर्थव्यवस्था, तो मध्य प्रदेश की जनांकीय एवं जनगणना, भारत के लिए भी उतना महत्वपूर्ण टॉपिक है उतना ही MP के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, तो मध्य प्रदेश में भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, देश की तो होगी, देश की कैसे होगी जब स्टेट्स जो भी हैं उनकी होगी, तो मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग कहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, कितना उत्पादन होता है उसका, भारत देश में उस कौन से नंबर पे आता है वो। मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना है, तो जावाली योजना आपने सुना होगा, किस लिए लाई गई थी, जातियाँ कितना परसेंटेज है इनका मध्य प्रदेश में, किस आर्टिकल के तहत लाई गई थी, और ठीक है, इनको जातियाँ और जनजातियाँ क्यों कहा जाता है, ये भी सब आपको जानकारी दी जाएगी।
भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। अगला यूनिट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 में किसमें द्वैध शासन लाया गया, किसमें द्वैध शासन को समाप्त किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लाया गया था और यहाँ पे केंद्र में लाया गया था, प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। 1935 से अधिकतर भारत का संविधान निर्माण हुआ है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हुआ है। 1919 को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ये सब जानकारी आपसे पूछी जाते हैं। संविधान सभा, तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य था, प्रारूप समिति का सदस्य कौन था, जो विभिन्न कमेटियां बनी गई हैं उन कमेटी का कौन अध्यक्ष रहा, ये सब पूछा जाएगा। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। सो संघ की कार्यपालिका जो है उसका प्रमुख कौन होता है, वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है, उसके कार्य क्या है, राष्ट्रपति आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलाया जाता है, राष्ट्रपति की सेवा शर्तें कहाँ हैं, किस प्रकार से हटाया जाता है। संसद, तो ऐसे ही संसद है, संसद में कौन कौन होता है, तो लोकसभा, जैसे संसद में कौन कौन किस किस से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए। संसद के बारे में पूछा जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें अनुच्छेद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी में अनुच्छेद याद रखने हैं। जैसे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है और इनके अंदर क्या है ये भी जानकारी होनी चाहिए। कर्तव्य हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाए गए थे और आर्टिकल 51A में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, ये याद होना चाहिए। और इनके अंदर क्या है ये भी मैं एक एक डिटेल में आपको इसके बाद बताऊंगा। संवैधानिक संशोधन, तो हमारे देश में अभी तक कितने 105 संशोधन हुए हैं। उन संशोधनों में क्या है, ठीक है, संशोधन कब कहलाते हैं, उसके पहले वो क्या कहलाते हैं ये भी पता होना चाहिए। जीएसटी कब लाया गया था, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, किस राज्य को कब यूटी से विधानसभा बनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। 42, 44 ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। 24 सर्वाधिक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन माने जाते हैं। ये इनकी डेट कब कब हुए, ठीक है, 1971 हुआ, 1976 हुआ, 1978 हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत संघीय न्याय, सर्वोच्च न्यायपालिका एवं व्यवस्था, तो सर्वोच्च न्यायालय को किस भारत शासन अधिनियम से मिला था, 1937 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की याद होना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था, तो हमारी जुडिशरी किस प्रकार से काम करती है, सबसे पहले केस अगर जाना हो कहाँ पे जाएगा, सिविल न्यायालय होता है, फौजदारी होता है, क्रिमिनल होता है, क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, ठीक है, आईपीसी क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश को करते हैं, सबसे ज़्यादा मंगाते किस देश से हैं। हमारा औद्योगिक विकास, वर्तमान में हमारी जो जीडीपी है, जीएनपी है, ये किस प्रकार से काम करती है और कितनी है वर्तमान में। विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेश से हमें कितना व्यापार करने में फ़ायदा होता है, घाटा होता है, ठीक है। व्यापार भुगतान संतुलन क्या होता है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक कब बना था, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि 1949 में। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं हमारे यहाँ पे, नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं और कितने नहीं है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कितना हमारे देश में कितने एनबीएफसी हैं, कैसे काम करती हैं, किसको ऋण प्रदान करती हैं। अगला जो यूनिट है वो है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो विज्ञान एवं पर्यावरण का जो पहला टॉपिक है ये है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आप मान लीजिए जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में आपसे क्या पूछेंगे कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, ये सब पूछे जा सकते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा देखना हो तो किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, वक्रता त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, खाने का सोडा क्या होता है, धावन का सोडा क्या होता है, या जो विद्युत मोटर होते हैं, विद्युत संयंत्र किस प्रकार काम करते हैं। इसमें आपसे पीएच पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में कि पीएच मान क्या होता है, किस चीज़ का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब बात आती है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो आपने इसरो का नाम सुना होगा, ठीक है, बार्क का नाम सुना होगा, DRDO का नाम सुना होगा। तो इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ पे काम करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, इसके पहले ASLV क्या था, ठीक है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। PSLV के कितने मिशन हो गए हैं, किस मिशन से किस रॉकेट लॉन्च किया गया था। GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, कितने टन वजन को ले जा सकता है, ठीक है।
विकास इंजन पे काम करता है, ये सब पता होना चाहिए। पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो पर्यावरण एवं जैव विविधता में आपको सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दो टॉपिक है पर्यावरण से, एक पर्यावरण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, ये दो टॉपिक हैं। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो पर्यावरण तो आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। जैव विविधता भी पूछा गया, तो जैव विविधता कहाँ की ज़्यादा है, कहाँ की कम है, साइलेंट वैली क्या कौन सा क्षेत्र होता है जैव विविधता के लिए, हिमालय की जैव विविधता किस प्रकार की है, कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र, जैवहार पिरामिड पूछा जा सकता है, आपका पूछा जाएगा कि ये वाला पिरामिड है तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड किस प्रकार होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड किस प्रकार का होता है, ये सब जानकारी आपसे अपेक्षा की जाती है। अगली बात आती है पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, तो हमें कितना एक दिन में संतुलित भोजन करना चाहिए, किन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, किस चीज़ से क्या, अगर हम खराब प्रदूषित भोजन खाएंगे तो उससे क्या बीमारी हो जाएगी। पोषक तत्व, हमें किस चीज़ को खाने से कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, किस चीज़ से हमें कितना प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स मिलता है, विटामिन मिलता है, ठीक है। मानव शरीर संरचना, तो मानव शरीर संरचना का सीधा सा मतलब है कि जितना ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जितना ह्यूमन बॉडी है पूरा ह्यूमन बॉडी है, तो मानव शरीर संरचना मतलब इसमें कितनी ग्रंथि हैं, ग्लैंड कौन कौन सी हैं, कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। किस ग्रंथि का क्या काम है, अक्लडांड कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय क्या होता है, पित्ताशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। कृषि उत्पाद तकनीकी, तो कृषि उत्पाद तकनीक में आपको थोड़ा बहुत मंडियों से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से कृषि उत्पाद हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको उद्योगों में किस प्रकार प्रसंस्कृत किया जाता है और उससे किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण को बल मिलता है। ये दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं थोड़ा सा, तो इन दोनों टॉपिक को भी साथ में पढ़ेंगे। अगला आता है स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो कौन कौन सी योजनाएं स्वास्थ्य नीति से, आयुष्मान भारत योजना को क्यों लाया गया था, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना लाने के पीछे क्या तर्क था। स्वास्थ्य नीति में हमें याद रखना कि कौन कौन से स्वास्थ्य इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है, टीकाकरण के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, तो ये तो हमारा ओल्ड टॉपिक भी है, पहले से भी हम पढ़ ही रहे हैं इसको। तो प्रदूषण में बताना कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इसके पहले कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। पुराने सिलेबस में अलग से मेंशन था, उसमें 10 से 15 प्राकृतिक आपदाएं दी गई थी और उनके बारे में डिटेल से पूछा जाता, तो अभी भी ये आपसे पूछा ही जाएगा प्राकृतिक आपदाएं में, ठीक है, कि भारत में कब भूकंप सुनामी आए हैं, विश्व में भी पूछे जा सकते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, उनको कैसे उनमें कमी ला सकते हो आप। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक है, इसी में स्पोर्ट्स को शामिल किया गया और स्पोर्ट्स में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, तो इसमें आपको 1 से 1.5 साल तक, पिछले 1 से 1.5 साल तक या बहुत पुराने जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं उन व्यक्तियों को याद रखना होता है। स्थान, अब इसमें समसामयिक लिखा है तो मोस्टली तो वो करंट ओरिएंटेड पूछते हैं, लेकिन हो सकता है कभी आपसे कोई पुराना व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया जाए। स्थान भी पिछले 1-1.5 वर्षों में जो चर्चा में स्थान रहा, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ आगे चल के। महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये भी बताना है कि पिछले 1-1.5 साल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनी है, किस लिए बनी है, किस व्यक्तित्व को समर्पित है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, ठीक है। प्रमुख खेल संस्थाएं कौन कौन सी हैं, BCCI क्या है और फीफा क्या है, ठीक है। तो ये भारत एवं मध्य प्रदेश की पूछा है तो हम भारत और मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे, हम विश्व की पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है ही नहीं इसमें। तो भारत मध्य प्रदेश की पूछा है तो हम BCCI जैसे क्रिकेट के लिए इस प्रकार की ही बताएंगे। खेल प्रतियोगिताएं, कितने खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, उनमें भी कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, किसमें कौन सा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, ये सब बताएंगे। कितने सालों में आयोजित होता है और उन सब के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया जाता है, एकलव्य किसको दिया जाता है, विश्वामित्र किसको दिया जाता है, विक्रम अवार्ड किसको दिया जाता है, ये सब हमें इस पुरस्कार में बताना है। अगली बात आती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये टॉपिक है, इसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा और इसमें थोड़ी सी डिटेल है, आपको डिटेल को ज़्यादा ऑथेंटिक रखना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मर्ज कर जाते हैं। तो अगर पूछा गया इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसकी आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, व्यक्ति का नाम जानकारी होनी चाहिए कि वो भाई किस व्यक्ति ने उस इलेक्ट्रॉनिकी या टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बिना आजकल की दुनिया के लोगों का काम चल ही नहीं सकता। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके दैनिक प्रतिदिन काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, चाहे वो अरब में, जैसे अरब में आपको पता हो कि एक रोबोट था
रोबोट तैयार किया गया है, वो ह्यूमन जैसा बिल्कुल दिखता है। साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? आजकल जो जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा आजकल 2 ही टाइप के वार होते हैं, एक जैविक हथियार से होता है, एक साइबर वार किया जाता है। तो हमें साइबर सिक्योरिटी की इतनी आवश्यकता क्यों है? हमारी जो आइडेंटिटी है वो इतने खतरे में क्यों पड़ी है? इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है वो किस प्रकार पारदर्शिता ला रही है, स्वच्छता लाने में, गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं हैं उनमें, या इसके अलावा जो भी पारदर्शिता के माध्यम हो सकते हैं उसमें उसको बेहतर बना रही है, उसको अच्छा करने का प्रयास कर रही है। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो फेसबुक, व्हाट्सएप आप जो भी चलाते हैं उन सब की जानकारी आपको होगी, और नहीं है तो मैं भी आपको जानकारी दिला दूंगा कि क्या क्या जानकारी आपको इसमें पूछी जाएगी। अब आपसे चैटिंग तो करवाएंगे नहीं वहाँ पे, चैटिंग तो उनको करवा के क्या करना है, उनके घर में थोड़ी कोई है रिश्ता पक्का करवाने वाले हैं आपका। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको कौन कौन सी याद रखनी है, डेट याद रखनी है, किसने खोज की थी उसकी, किसने बनाई थी मतलब। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स से कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं और ई कॉमर्स किस प्रकार से व्यापारियों के लिए वरदान साबित हुआ है, ये सब बताना है। अगली जो हमारी लास्ट यूनिट बचती है वो है हमारी 10th यूनिट। इसमें क्या है? राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक भी, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, सांविधिक भी। मतलब संवैधानिक जो पहले से हमारे संविधान में मौजूद थे, सांविधिक जिनको विधि के अधीन बनाया गया है, जिनके लिए एक्ट लाए जाते हैं, सांविधिक संस्थाएं वो बनाई गई। ठीक है, तो इसमें भी कितने आयोग? 15 आयोग हैं, 15-16 आयोग हैं हमारे पास। तो इन 15-16 आयोग में भारत के और एमपी के दोनों जगह के आयोग पूछे गए हैं हमसे। तो हम दोनों जगह के आयोग बारी बारी करके एक एक करके देखेंगे, और आप लोग ही ये हमें मेंशन करके बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे कि हमें सबसे पहले आयोग से स्टार्ट करना चाहिए, एमपी को कवर करना। एमपी को कवर करने से तात्पर्य हमारा ये है कि एमपी प्रीलिम्स पीटी को फोकस करके हमें सबसे पहले 10वीं यूनिट को उठाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी यूनिट है, जैसे मान लीजिए आपका 2019 तक एक्ट चलते थे। ठीक है, एक्ट चलते थे, तो एक्ट से आपको पता हो कि एक साल में कितने क्वेश्चन आ गए थे? 19 से 20 क्वेश्चन आ गए थे। तो वैसा ही एमपी का जो सिलेबस दिया है उसमें सिलेबस तो उन्होंने 10 यूनिट दिया है, तो 10 यूनिट का मतलब ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं रखा उनने कि 10 यूनिट में हर यूनिट से 10 सवाल वो पूछेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे आयोग अकेले से 15 से 20 क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा। सबसे ज़्यादा तो एमपी से ही पूछे जाएंगे, एमपी के जीके से या जीएस से। ठीक है, तो एमपी का आपको जीके तैयार करना होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले आयोग से स्टार्ट करके बैक गियर में यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि मैं सबसे पहले एमपी कवर करवाऊँ आपको, क्योंकि सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल आपको 10 साल के पेपर में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। 10 साल के पेपर कंप्लीट होते ही जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं पेपर कंप्लीट करवा दूंगा आपको, और उसके बाद मैं आपको एमपी का प्रीलिम्स का सारा सिलेबस पेपर से काफ़ी पहले तक कंप्लीट करवा दूंगा, सारा का सारा एक ही चैनल पर। ठीक है, आपको किसी और चैनल पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा। आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस पर शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, और आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और आगे की वीडियो आप देखने के लिए बिल्कुल तैयार रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस हो जाता है। तो आप प्रीलिम्स के सिलेबस से समझ गए होंगे कि आपको टॉपिक का एनालिसिस करना है, कि आपको टॉपिक क्या दिया गया है। आपको उस टॉपिक में इतना डीप नहीं जाना है कि आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई छोटा सा टॉपिक दिया गया जो 7th यूनिट है जैसे, तो 7th यूनिट में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं। अब मानव शरीर संरचना है, तो मानव शरीर संरचना पे आपको पीएचडी थोड़ी करना है। वही आप आज पीएचडी करने बैठेंगे, आज सारा का सारा मानव शरीर खोल के रख देंगे, हम भी डॉक्टर बनेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको मानव शरीर संरचना में जो नॉर्मल जानकारी होती है, ठीक है, नॉर्मल जानकारी आपको कैसे पता चलेगी कि नॉर्मल जानकारी में कितना एमपीपी अच्छी पूछता है? इसीलिए तो हम सबसे पहले 10 साल के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बस केवल हमारा उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन की क्वालिटी को समझ जाएं, क्वेश्चन की क्वालिटी समझ जाएं कि आप क्वेश्चन कितना डिमांड करता है आपसे, क्या आपको उससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है, क्या आयोग उतना डीप जाएगा जितना आप मेहनत कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हम तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा ही, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा शायद मिल जाए आपको, लेकिन आपको ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका जो 19 जून को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, उसमें आपको मेंस लिखने को मिल जाए, तो आप उसी अनुसार से तैयारी करिएगा। ठीक है, मेरा मानना यही है। तो आप इतना ज़्यादा डीप में भी ना पढ़ें और इतना ज़्यादा उथला भी ना पढ़ें, क्योंकि एमपीपीएससी इतने सालों से पेपर बना रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपसे केवल लूसेंट टाइप का ही पूछता रहेगा। आप सोचो कि केवल लूसेंट पढ़ के आपका हो जाए तो मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल कह सकते हैं।
इस बात को आपको समझना होगा। सिलेबस रखने का उद्देश्य यही है कि आप इससे बाहर न जाएं, आप फालतू का ना पढ़ें। आपको सिलेक्शन चाहिए, आप सीधा सा ही छपाए पेज, इसमें जो लिखा है उसको पढ़ के जाएँ, सिलेक्शन ले लें, बस आपका उद्धार हो जाएगा। आपका उद्धार हो जाएगा। आपका उद्धार होगा तो आप भाई कितने लोगों को उद्धार करेंगे ये आप ही समझ सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको साथ ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।